Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी, किताब का नाम है गाइटन और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स। स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी हाई ईल्ड चैप्टर क्योंकि इस चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है आपको आगे फिजियोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर्स में काम आने वाली है। फॉर एग्जांपल हम आगे बात करेंगे कि नर्व कंडक्शन किस तरह होती है, मसल्स किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह आइंस सेल के अंदर और बाहर मूव करते हैं, आपके नेफ्रॉन कैसे चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करते हैं। उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आज का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे देखें एक सेल है, सेल के इर्द गिर्द ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू सारा ट्रैफिक गुजरता है। बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं बॉस, सेल के बाहर सोडियम है, पोटेशियम है, वाटर, इसी तरह सेल के अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, वाटर है। तो ये चीज़ें अंदर से बाहर, बाहर से अंदर मूव करती रहती हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी में और हमारी पूरी बॉडी की बेसिस यही है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो हमको इस चैप्टर में ये डिस्कस करना है कि किस तरह ये चीज़ें मूव करती हैं, क्या मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं, क्या प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से चैनल्स मौजूद हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले एक फिगर इन्होंने दी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर और इस फिगर का टेक्स्ट बताने से पहले मैं पहले आपको फिगर दिखा देता हूँ। देखें जो फिगर ये है, इट इज टॉकिंग बेसिकली अबाउट इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपोजिशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपोजिशन। देखें अगर ये सेल है और बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन तो सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड है वो कहलाएगा एक्स्ट्रा, बिकॉज सेल के बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो कहलाएगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो यहाँ पे ये जो ब्राउन चीज आपको नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली द सेल मेम्ब्रेन और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पोर्शन है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर का पोर्शन है, सो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब इसमें इन्होंने पूरा कंपोनेंट वाइज स्ट्रक्चर बताया है कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, किस कॉन्सेंट्रेशन में, सेल के बाहर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। ऑल्दो ये डायग्राम हम कई दफ़ा फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे, कई दफ़ा इसका डिस्कशन और इसका तस्करा आएगा, लेकिन ज़रा अभी एक मोटी मोटी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखो सोडियम को ज़रा देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट आयन है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा है लेकिन ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में काफ़ी कम है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, सेल के अंदर सोडियम कम होता है। लेकिन पोटेशियम को देखिए, पोटेशियम इज मोर इनसाइड द सेल बट लेस आउटसाइड द सेल। इसी तरह कैल्शियम बाहर ज़्यादा है, मैग्नीशियम सेल के अंदर ज़्यादा है, क्लोराइड सेल के बाहर ज़्यादा है, बाइकार्ब्स सेल के बाहर ज़्यादा हैं, ऐसे ही अमाइनो एसिड्स सेल के अंदर ज़्यादा हैं, ग्लूकोज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है, प्रोटीन्स सेल के अंदर ज़्यादा हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई यील्ड पिक्चर जिसमें आपको कंपोजिशन पता चल रही है इंट्रासेलुलर फ्लूइड की और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। हम बार बार इस डायग्राम की तरफ रेफर कर रहे होंगे, यहाँ टेक्स्ट में भी यही सारी बात लिखी हुई है। आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Figure 4.1 lists the approximate concentration of important electrolytes in substances in the extracellular fluid and intracellular fluid. ठीक है, यही बता रहे थे वहाँ पे। Note that the extracellular fluid contains large amount of sodium but only a small amount of potassium. ये बात हमने यहाँ नोट की थी ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा है और पोटेशियम कम है। ठीक है, इसी तरह बाकी तमाम चीज़ों के बारे में इस डायग्राम में बताया हुआ है। आगे चलते हैं जी इस चैप्टर में। नेक्स्ट हेडिंग है द सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर विद सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। देखो ये मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूँ। दिस डायग्राम इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या बात हो रही है। देखो ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है किस चीज़ की, दिस इज दी लेयर कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसी को हम कहते हैं ना लिपिड बाइलेयर। बाइलेयर मतलब दो लेयर्स हैं और लिपिड की बनी हुई हैं, सो दिस इज द लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इस पूरी लिपिड बाइलेयर के बीच बीच में ये येलो स्ट्रक्चर क्या है, देखो यार, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, सो दीज आर ऑल प्रोटीन्स। ठीक है, अब प्रोटीन्स बेसिकली दो तरह की हैं। एक कैटेगरी प्रोटीन की वो है, अगर आप इस डायग्राम पे देखें, दिस इज द कैटेगरी ऑफ प्रोटीन जिसके बीच में एक पूरा पोर, एक पूरा रास्ता मौजूद है, एक पूरा चैनल मौजूद है। ऐसी प्रोटीन को हम नाम देते हैं चैनल प्रोटीन, जिसके बीच में पूरा रास्ता मौजूद हो। अच्छा, फिर एक प्रोटीन ये है जिसके बीच में कोई पोर, कोई सुराख, कोई चैनल नहीं है। ऐसी प्रोटीन्स को नाम दिया जाता है कैरियर प्रोटीन्स और इन दोनों के मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट है। देखो जिसमें कोई सुराख मौजूद है उसमें से चीज़ ऐसे ही गुजर जाएगी, लेकिन जो कैरियर प्रोटीन है उसका तरीकेकार ये होता है कि बाहर एक प्रोटीन फॉर एग्जांपल अटैच हुई और वो प्रोटीन के अटैचमेंट की वजह से
या उस आयन के अटैचमेंट की वजह से या उस मॉलिक्यूल के अटैचमेंट की वजह से इस प्रोटीन में, जिसको हमने कैरियर प्रोटीन नाम दिया है, इस प्रोटीन में एक स्ट्रक्चरल चेंज आता है, एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है और ये मॉलिक्यूल उस चेंज की वजह से अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो कोई होल मौजूद नहीं है, कोई पोर मौजूद नहीं है, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल इस पे अटैच होके स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सो दोनों टाइप्स ऑफ प्रोटीन, पहली टाइप ऑफ प्रोटीन क्या थी, चैनल प्रोटीन, और दूसरी टाइप ऑफ प्रोटीन क्या थी, कैरियर प्रोटीन। इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग अलग है, ये बात समझ में आती है। चैनल प्रोटीन में पूरा पोर मौजूद है, पूरा सुराख चैनल मौजूद है, लेकिन कैरियर प्रोटीन में ऐसे चैनल मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर इस पूरे डायग्राम में दो तरह के ट्रांसपोर्ट मेंशन किए हुए हैं। पहले ट्रांसपोर्ट का नाम है डिफ्यूजन और दूसरे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे हम पूरे चैप्टर में यही डिटेल में पढ़ भी रहे होंगे कि डिफ्यूजन क्या है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। अभी मैं आपको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट देता हूं। देखें, डिफ्यूजन हर उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इस बात को दोबारा सुनिए, हर वो मूवमेंट जिसमें मॉलिक्यूल अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, ये उसमें प्रोटीन्स हैं, ये सेल के अंदर का पार्ट है तो ये कहलाएगा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और ये सेल के बाहर का पार्ट है तो ये कहलाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मुझे बताओ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होता है या कम? ज्यादा होता है। सपोज मैं यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल बनाता हूँ सोडियम के, ठीक है, सोडियम आयन के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। एंड से फॉर एग्जांपल सेल के अंदर मैं बनाता हूँ सोडियम का एक मॉलिक्यूल। अब सोडियम आयन बाहर यानी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है और सेल के अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन में है, तो द सोडियम आयन विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो मूवमेंट है ये कहलाएगी डिफ्यूजन। क्योंकि डिफ्यूजन में हमेशा ये होता है कि मॉलिक्यूल्स अपनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से मूव करते हैं अपनी कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब अगर डिफ्यूजन डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन हो जाए, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, या चैनल प्रोटीन्स के जरिए हो तो उसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस कैरियर प्रोटीन के जरिए हो तो उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, सो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अगर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर हो जाए या थ्रू चैनल प्रोटीन हो जाए तो सिंपल डिफ्यूजन कहलाएगी, और अगर कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो जाए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाएगी। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है बॉस? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मसला ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीजें मूव करती हैं लेकिन ऑपोजिट ग्रेडियंट में। फॉर एग्जांपल, पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा है तो मैं यहाँ पोटेशियम के से फॉर एग्जांपल 3 मॉलिक्यूल्स बना देता हूं और बाहर में पोटेशियम का एक मॉलिक्यूल। तो अगर डिफ्यूजन होगी तो पोटेशियम अंदर से बाहर मूव करेगा, लेकिन समटाइम्स पोटेशियम मूव करता है बाहर से अंदर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, फिर भी वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है। ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ऐसा करने के लिए एनर्जी चाहिए। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये जो एक सिंपल डायग्राम थी फिगर 4.2, इसमें आपने बहुत सारी चीजें समझी। इसमें आपने ये समझा कि चैनल प्रोटीन क्या होती है, कैरियर प्रोटीन क्या होती है, इसमें आपने ये अंडरस्टैंड किया कि डिफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और इसमें हमने ये बात भी की कि सिंपल डिफ्यूजन किसे कहते हैं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसे कहते हैं। आइए अब ये टेक्स्ट पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन कवरिंग द आउटसाइड ऑफ द सेल इज डिस्कस्ड इन चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया हुआ है, वीडियो मेरी अपलोड हुई है। दिस मेम्ब्रेन consists almost entirely of a lipid bilayer, ये बात अभी हमने कर ली, with large number of protein molecules, ये भी हमने देख लिया, समझ लिया। अब ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं they are basically of two types। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं they are either channel proteins और they are either carrier proteins। ठीक है, तो ये सारा टेक्स्ट मैं आपको अब समझा चुका हूँ। आगे चलते हैं जी इस चैप्टर में। Now, अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो, मैंने आपको बता दिया, अगर मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन अगर मूवमेंट में एनर्जी लग रही हो और वो यूजुअली लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये बेसिक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है उसमें एनर्जी यूज होती है बिकॉज इट इज मूविंग अगेंस्ट द एनर्जी।
फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए इसके लिए एक्स्ट्रा एडेड एनर्जी चाहिए होती है। जबकि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसमें एनर्जी की ज़रूरत, एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डिफ्यूजन सिंपली अपनी ब्राउनियन मूवमेंट या काइनेटिक एनर्जी से मूव करता है। सपोज एक मॉलिक्यूल इधर है, दूसरा मॉलिक्यूल इधर है, ये मॉलिक्यूल मूव करके इसको हिट करेगा तो ये मॉलिक्यूल मूव करना शुरू कर देगा, फिर ये तीसरे मॉलिक्यूल को हिट करेगा तो वो मूव करना शुरू कर देगा। इस मूवमेंट को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, और इस मूवमेंट की वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। इसे एनर्जी नहीं चाहिए होती। बार बार बता रहा हूं, डिफ्यूजन का मतलब कि अगर एक सेल यहां मौजूद है और कोई चीज, फॉर एग्जांपल सोडियम, बाहर ज्यादा है, यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं, अंदर सोडियम का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, तो सोडियम मूव करता है अगर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रोसेस कहलाएगा डिफ्यूजन। लेकिन अगर किसी वजह से सेल सोडियम को बाहर भेजता है, बाहर भेजने का मतलब ये है, ये भेज रहा है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अंदर सोडियम कम है, बाहर सोडियम ज्यादा है, फिर भी ये उसको बाहर भेज रहा है। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब तक ये बात तो आपकी समझ में आ गई कि जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है वो 2 प्रोसेसेस से होता है। पहला प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन और दूसरे प्रोसेस का नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो आइए पहले डिफ्यूजन के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे ना। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया कि इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी। उसमें ये कि अगर एक मॉलिक्यूल है ए है और वो दूसरे मॉलिक्यूल बी को हिट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इस मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये मूवमेंट शुरू कर देगा, और इसी मूवमेंट के प्रोसेस से जो एनर्जी जनरेट होती है विच इज द काइनेटिक एनर्जी, उस एनर्जी की वजह से डिफ्यूजन होता है। अगेंस्ट नहीं बल्कि इन लाइन विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बार बार ये बात बता रहा हूँ कि अगर ये सेल है, किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है तो वो मूव करेगी उस तरफ जहां उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन का। अब मजीद आगे बात करते हैं जी। डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन 2 तरह की होती है डिफ्यूजन। एक को हम नाम देते हैं सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो, सिंपल डिफ्यूजन वर्ड जब भी आएगा, सिंपल का मतलब ये है कि इसमें कोई इस तरह का कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है। So basically, simple diffusion means that the kinetic movement or the molecular or the ion occur through the membrane opening through the intermolecular space without interaction with a carrier protein। यानी अगर कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है तो वो सिंपल डिफ्यूजन कहलाएगा, लेकिन अगर कोई कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है तो वो कहलाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन 2 तरह से हो सकता है। देखो, ये आपकी लिपिड बाइलेयर है और यहाँ पे ये प्रोटीन्स हैं। अब इसमें एक प्रोटीन वो है जिसके बीच में इस तरह से चैनल मौजूद है और एक प्रोटीन वो है जिसमें चैनल नहीं है, कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस डायरेक्टली गुजर जाता है सेल मेम्ब्रेन से तो ये भी सिंपल डिफ्यूजन है, और अगर कोई चीज गुजर जाती है इस चैनल प्रोटीन के होल में से तो ये भी सिंपल डिफ्यूजन है। लेकिन अगर कोई चीज गुजरती है कैरियर प्रोटीन को यूज करके तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इस डायग्राम में पहले भी समझाई थी, एक दफा दोबारा भी आपको मैं समझा देता हूं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम टू रिमेंबर, लिसन। अब दोबारा इस डायग्राम को लेबल करो बॉस। ये चीज क्या है? लिपिड बाइलेयर। ये क्या है? प्रोटीन्स। ये वाला प्रोटीन जिसमें होल मौजूद है क्या कहलाता है? चैनल प्रोटीन। जिसमें होल्स नहीं है वो क्या कहलाते हैं? कैरियर प्रोटीन। अगर कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाएगा तो डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड कहलाएगी। ठीक है, अगर कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ चैनल प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, यानी ये सिनेरियो, या कोई चीज डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन में से गुजर जाएगी, यानी ये सिनेरियो, इन दोनों प्रोसेसेस को हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन कोई चीज मूव करती है टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये है डिफ्यूजन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अगर चैनल प्रोटीन इन्वॉल्व है या डायरेक्ट मेम्ब्रेन में से गुजर रहा है तो सिंपल डिफ्यूजन। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद हो जाए। ठीक है, अगली हेडिंग है डिफ्यूजन ऑफ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस थ्रू द लिपिड बाइलेयर। यानी वो चीजें जो लिपिड सॉल्युबल हैं। कौन कौन सी चीजें लिपिड सॉल्युबल होती हैं? गैसेस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इवन अल्कोहल्स, these are all dissolvable in cell membrane, lipid soluble हैं, so they can dissolve directly in the lipid bilayer and diffuse through the cell membrane in the same manner as the diffusion of the water। यानी ये bilayer होगी, इसमें से directly ये गुजर जाएंगी। ठीक है, the rate of diffusion of each of these substances through the membrane is directly proportional to the lipid solubility। यानी जो चीज जितनी ज्यादा lipid soluble होगी उतना तेजी से गुजरेगी। Especially large amount of oxygen can be transported in this way बिकॉज उनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हेडिंग है डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड अदर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स थ्रू प्रोटीन चैनल्स। मैंने आपको बताया था इस डायग्राम में, बार बार ये डायग्राम दिखा रहा हूं, ये वाली डायग्राम,
कि या तो लिपिड सॉल्युबल चीजें ऐसे डायरेक्टली मेम्ब्रेन में से गुजर जाएंगी या वो गुजरेंगी चैनल प्रोटीन के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हेडिंग है ये चैनल प्रोटीन से गुजरने वाली चीजों की बात कर रहे हैं। वाटर इसकी एक एग्जाम्पल है, और अगर ये लिपिड बायलेयर है, दिस इज द लिपिड बायलेयर, और इसके बीच में ये प्रोटीन मौजूद है, और ये प्रोटीन इस तरह मौजूद है कि उसके बीच में यहाँ पे ये पोर मौजूद है, ये फिर लिपिड बायलेयर, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं बाया सिंपल डिफ्यूजन, और इस वाटर मॉलिक्यूल वाले चैनल को हम नाम देते हैं एक्वापोरिन। सो एक्वापोरिन से इट्स अ चैनल, इट्स अ प्रोटीन जो कि चैनल प्रोटीन है जिसमें से पानी गुजरता है, ठीक है। Now, the rapidity with which water molecule can diffuse through the most cell membranes is astounding. यानी बहुत तेजी से हैरान कुन तरीके से वाटर मॉलिक्यूल गुजर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेड ब्लड सेल कितना छोटा सा होता है ना, इस रेड ब्लड सेल्स में से इसके अपने इंटरनल वॉल्यूम के 100 टाइम्स ज्यादा वाटर की मूवमेंट हो रही होती है टू एंड फ्रो इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। अच्छा, ये जो मूवमेंट है इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, यूरिया है, यूरिया का डायामीटर ज्यादा है, तो जैसे जैसे डायामीटर किसी चीज का ज्यादा होगा उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज ओनली 20% ग्रेटर देन दैट ऑफ, इट इज ओनली 20% देन दैट ऑफ वाटर। यानी पानी के मुकाबले में अगर इसको कंपेयर करें तो पानी अगर 100 टाइम्स मूव कर सकता है तो यूरिया कैन मूव ओनली 20% ऑफ द टाइम्स, ओके, राइट। नेक्स्ट हेडिंग है डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन पोर्स एंड चैनल्स, और यहाँ पे खास फोकस देंगे सिलेक्टिव परमिएबिलिटी एंड गेटिंग ऑफ द चैनल्स। देखो बॉस, ये जो हमारे प्रोटीन चैनल्स होते हैं दे आर गेटेड। गेटेड का मतलब ये है कि इन पे गेट्स होते हैं, इस तरह से मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। लुक एट दिस डायग्राम। सो ये एक प्रोटीन चैनल है, मुझे बताओ ये कौन सा चैनल है, ये इस प्रोटीन का नाम क्या है, ये चैनल प्रोटीन है या कैरियर प्रोटीन है? आई वुड कॉल इट अ चैनल प्रोटीन, इसलिए मैं इसको चैनल प्रोटीन कह रहा हूं। आप बताएं इसका रीजन क्यों ये चैनल प्रोटीन है? बिकॉज इसमें पोर मौजूद है, अगर पोर मौजूद ना होता तो मैं इसे कैरियर प्रोटीन कहता। तो ये जो चैनल प्रोटीन यहाँ मौजूद है इसके ऊपर यहाँ देखो गेट लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। चूंकि इस पर गेट लगा हुआ है इसे कहते हैं गेटेड। इसी तरह यहाँ पे एक गेट बना हुआ है, देखें ये पोर मौजूद है लेकिन ये पोर यहाँ गेट से बंद है। सो यहाँ पे इस पूरी हेडिंग में हम ये बात करेंगे कि जो चैनल प्रोटीन्स हैं उन पे गेट्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से वो गेटिंग ऑपरेट करती है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसको। Computerized 3D dimensional reconstruction of the protein pores and channels have demonstrated tubular pathways all the way from the extracellular to the intracellular fluid. Therefore, substances can move by simple diffusion directly along these pores and channel from one side to the other side. यानी बार बार बात कर रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये प्रोटीन मौजूद है, ये प्रोटीन का दूसरा पार्ट और ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये अगर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है और ये है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो डिफ्यूजन के जरिए इस पोर में से कोई भी चीज गुजर सकती है। नाउ दीस पोर्स आर कंपोज्ड ऑफ इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जाहिर प्रोटीन के मिलके बने हुए होते हैं। एक्वापोरिन इसकी एक एग्जांपल है जो हमने डिस्कस की ऑलरेडी, ठीक है। दीस प्रोटीन चैनल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल। नाउ इस वर्ड सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब समझ लो बॉस, अगर कोई चैनल सोडियम अपने अंदर से गुजार रहा है तो वो है सिलेक्टिवली परमिएबल टू सोडियम। इसमें से पोटेशियम गुजरेगा लेकिन कम गुजरेगा, सोडियम सबसे ज्यादा तेजी से गुजरेगा। अगर कोई चैनल पोटेशियम सिलेक्टिव चैनल है तो उसमें से पोटेशियम इजीली गुजरेगा और कोई चीज इजीली नहीं गुजरेगी। सो पहली प्रॉपर्टी इन चैनल्स की है दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी हर चीज के लिए एक मखसूस चैनल होगा। जैसे हर ताले के लिए एक मखसूस चाबी होती है, ऐसे हर प्रोटीन एक पर्टिकुलर आयन अपने अंदर से गुजारने की कैपेसिटी रखती है, ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट ये है, द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ दीज चैनल प्रोटीन्स इज द फैक्ट दैट दे कैन बी ओपन्ड, दीज चैनल्स कैन बी ओपन्ड और क्लोज बाय गेट्स। इनमें गेट्स होते हैं। अब ये गेट्स दो तरह के होते हैं, या तो ये ऑपरेट करते हैं वोल्टेज से या ये ऑपरेट करते हैं किसी केमिकल से जिसे हम लाइगेंड भी कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई प्रोटीन्स की। हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन, और ये प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है? मैंने आपको बताया था दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। चूंकि इसमें चैनल मौजूद है तो जनाब ये है चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन की दो प्रॉपर्टीज हैं।
पहली प्रॉपर्टी है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी और दूसरी प्रॉपर्टी है कि उसमें गेट्स होते हैं, ठीक है। अब आइए जरा सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ इन्होंने डिटेल में एग्जांपल दी है और एक एग्जांपल दी है पोटेशियम चैनल की। पोटेशियम चैनल की इन्होंने एक फिगर भी दी हुई है और फिर उसका टेक्स्ट दिया है कि ये देखें लिपिड बाइलेयर है, ये एक लेयर है लिपिड की, ये दूसरी लेयर है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन जो है उसके बीच में, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, लाइक दिस। सो ये एक प्रोटीन का पार्ट है इस तरह से और ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये दूसरा प्रोटीन का पार्ट है और इस प्रोटीन में ये इसका पोर है, ठीक है। और यहां से ये गुजर रहे हैं पोटेशियम आइंस। सो दीज रेड बॉल्स आर द पोटेशियम आइंस। अब होता ये है कि जो पोटेशियम आइंस हैं, ये पोटेशियम आइंस बेसिकली वाटर के साथ अटैच होते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड पोटेशियम। तो पोटेशियम आइन जब एंटर हो रहा होता है तो वो इस प्रोटीन के इस पोर्शन के साथ जिसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, वो इस वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ सारे अटैच हो जाते हैं, पोटेशियम फ्री हो जाता है, सेल के अंदर चला जाता है। ये मैकेनिज्म ये सिर्फ पोटेशियम के साथ कर सकते हैं, इसीलिए ये जो चैनल है ये सिलेक्टिव है टू द पोटेशियम। इट इज सिलेक्टिव टू द पोटेशियम, ठीक है। अब देखें इसके बारे में डिटेल क्या दी है। यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पोटेशियम चैनल्स वर फाउंड टू हैव टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर, यानी इसके 4 प्रोटीन की ये रिंग्स हैं, 1 2 3 और 4। इट्स टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर और फिर एक सेंटर में पोर है, उसके बीच में एक पोर है जिसको हम चैनल भी नाम देते हैं, ये पोर, ठीक है, जिसमें से कोई भी चीज गुजरेगी, इस केस में पोटेशियम। एट द टॉप ऑफ द चैनल पोर देयर आर पोर लूप्स दैट फॉर्म नैरो सिलेक्टिविटी फिल्टर। और वो क्या है, बेसिकली दे आर लाइंड बाय कार्बोनाइल ऑक्सीजन। तो ये जो रेड चीज यहाँ पे दिख रही है ना, ये वाली, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन है और ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन वाटर के साथ अटैच करते हैं। सो बेसिकली जो पोटेशियम का आयन है उसके साथ एसोसिएटेड जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, पानी यहाँ रुक जाएगा, पोटेशियम आगे चला जाएगा। तो ये ओवरऑल जो पूरा चैनल है ये पोटेशियम के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। सो दिस इज सेंसिटिव। इसी तरह जो सोडियम चैनल होते हैं, दे आर सेंसिटिव ओनली टू सोडियम एंड देयरफॉर आपकी बॉडी पर्टिकुलर आइंस को पास करती है पर्टिकुलर चैनल से। ऐसा नहीं है कि हर चैनल से हर चीज गुजर जाएगी। दे आर लार्जली सिलेक्टिव। सो इन चैनल प्रोटीन्स की पहली प्रॉपर्टी है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी है गेटिंग। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं गेटिंग। नाउ गेटिंग ऑफ प्रोटीन्स can provide a means of controlling ion permeability. This mechanism is shown in both panels of figure 4, 5. अभी देखता हूँ ये फिगर आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरह से गेटिंग का मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। इसकी एक एग्जांपल है वोल्टेज गेटिंग। वोल्टेज गेटिंग का मतलब ये है, आइए आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर, तो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये प्रोटीन है। मुझे बताओ कौन सी प्रोटीन है। दिस इज द चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन जो सोडियम के लिए है वो इंटरनली ये उसका पोर है ना, दिस इज द पोर। सो पोर के सराउंडिंग एरिया में इट इज बाउंड बाय नेगेटिव चार्जेस। जैसे ही सेल के बाहर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है तो ये जो गेट है ये गेट ओपन हो जाता है। यू सी, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन जैसे यहाँ पे आई, ये गेट ओपन हो गया। जैसे गेट ओपन होगा सोडियम अंदर चला जाएगा बाय सिंपल डिफ्यूजन। सो अगर कोई गेट ओपन हो जाए, इफ अ गेट इज ओपन बाय एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पे सोडियम आयन की एक्टिविटी से हुआ, तो इसे हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल का मतलब ये है कि पॉजिटिव या नेगेटिव आइन अगर चेंज करें तो वो गेट ओपन हो जाए या क्लोज हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज वोल्टेज गेटेड चैनल। इसकी दूसरी एग्जांपल ये है, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, ये इनसाइड ऑफ द सेल है। ये एक प्रोटीन है, चूंकि इस प्रोटीन में यहाँ पोर मौजूद है तो ये प्रोटीन क्या कहलाएगी, दिस विल बी कॉल्ड एज चैनल प्रोटीन, ठीक है। अब ये चैनल प्रोटीन जो है ये सेल के अंदर से क्लोज है और ये ओपन होता है जब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर बढ़ता है तो ये गेट ओपन हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये बेसिस है नर्व इम्पल्सेस की, या जब हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या इम्पल्सेस किस तरह प्रोपगेट करती हैं, उसकी बेसिस है ये कि जैसे ही सेल के अंदर या सेल के बाहर पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तो गेट्स ओपन हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं इन चैनल प्रोटीन्स के, ठीक है। आइए अब जरा इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज वोल्टेज गेटिंग? In case of voltage gating, the molecular conformation of the gate or its chemical bond respond to the electrical potential across the cell membrane. जैसे मैंने आपको बताया कि if there is a negative charge inside the sodium channel, यहाँ पर जो negative charge था inside the sodium channel,
दीज नेगेटिव चार्जेस जब ये ज़्यादा होते हैं तो गेट क्लोज होता है, लेकिन जैसे ही बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है गेट ओपन हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड वोल्टेज गेटिंग, क्योंकि ये वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, फिर दूसरा मैकेनिज्म कहलाता है केमिकल या लाइगेंड गेटिंग। केमिकल या लाइगेंड गेटिंग, इसकी टिपिकल एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। कोई भी रिसेप्टर या जैसे मसल हैं और ऊपर से नर्व एंडिंग आ रही है, तो यहाँ से एसिटाइल कोलिन एक मॉलिक्यूल निकलता है जो जाके यहाँ अटैच होता है, और उसके अटैच होने की वजह से जो प्रोटीन है उसका गेट या ओपन हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग जिसमें कोई केमिकल अटैच हो जाए उसे हम कहते हैं लाइगेंड गेटिंग। यहाँ पे सोडियम आयन की वजह से गेट ओपन क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन की वजह से गेट ओपन या क्लोज हुआ। तो ऐसे ओपन या क्लोज होने को नाम दिया जाता है केमिकल या लाइगेंड गेटिंग, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ इन्होंने ये एक चीज़ डिस्कस की है जिसे कहते हैं पैच क्लैंप मेथड। पैच क्लैंप मेथड जो है बेसिकली ये मैकेनिज्म है कि किस तरह से हम किसी प्रोटीन में से ये स्टडी कर सकते हैं कि उसका जो पोटेंशियल्स हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। बेसिकली फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने का मैकेनिज्म है पैच क्लैंप। सो ये पैच क्लैंप इतना इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द डिस्कशन। अब तक हम बात कर क्या रहे हैं, हम बात, देखो कॉन्टेक्स्ट में रहना ज़रूरी है बॉस, कॉन्टेक्स्ट में रहना ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं कि एक सेल है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें से चीज़ें मूव कैसे करती हैं। मैंने आपको बताया वो चीज़ें दो तरह से मूव करती हैं, और उसमें से पहला मैकेनिज्म जो मूवमेंट का है वो कहलाता है डिफ्यूजन, और दूसरा मैकेनिज्म जो मूवमेंट का है वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन भी दो तरह से हो रही है, एक को हम नाम दे रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन है जिसमें चैनल प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं या कोई चीज़ डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से गुजर जाए, और दूसरा डिफ्यूजन का जो मैकेनिज्म है वो कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन है जिसमें कोई कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज समथिंग which is also called carrier mediated diffusion, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, इसमें कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही थी। सो देयर इज अ कैरियर विच फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। है ये अभी भी डिफ्यूजन? तो मुझे बताओ, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगी या लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी? ऑफ कोर्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। नाउ facilitated diffusion differ from the simple diffusion in the following important way. Although the rate of simple diffusion through an open channel increases proportionately with the concentration of the diffusing substance, in facilitated diffusion has a concept of Vmax. Very, very, very important concept to understand. और इसके लिए यहाँ इन्होंने एक बहुत अच्छा ग्राफ दिया हुआ है, उसको समझते हैं and we will understand कि जी Vmax का concept क्या है, right? हम इस ग्राफ में बात कर क्या रहे हैं? इस ग्राफ में हम फर्क समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फर्क है। सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पहले तो ये बताओ कि दोनों डिफ्यूजन है, तो ये तो कोई फर्क ना हुआ, यानी जो फर्क है वो सिंपल में है और फैसिलिटेटेड में है, ठीक है। सो सिंपल क्या है, व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन? सिंपल डिफ्यूजन वो है कि अगर कोई चीज चैनल प्रोटीन में से गुजरे या डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन में से गुजरे। देखो मैं बार बार इस डायग्राम की तरफ रेफर कर रहा हूं, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी डायग्राम। किधर गई भाई, ये रही, दिस वन। इस डायग्राम में व्हाट वाज सिंपल डिफ्यूजन, कि कोई चीज या तो चैनल प्रोटीन से गुजरे या डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से गुजरे। लेकिन व्हाट वाज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो अगर कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होगा तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, अगर चैनल प्रोटीन इन्वॉल्व होगा तो सिंपल डिफ्यूजन है। कहां गया अब हमारा ग्राफ देखते हैं दोबारा। तो सिंपल डिफ्यूजन समझ में आ गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझ में आ गया। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा था जिसमें एक सिर्फ पोर था, एक चैनल था जिसमें से कोई चीज गुजर रही थी? वो पोर वाला डिफ्यूजन ये है भाई, सिंपल डिफ्यूजन। ये प्रोटीन, ये दूसरा प्रोटीन का इसका पार्ट, और ये रही सेल मेम्ब्रेन। तो ये रही सेल मेम्ब्रेन। अब बात ये है कि सोडियम जितना ज्यादा बाहर होगा उतना ही ज्यादा ये डिफ्यूजन के जरिए सेल के अंदर आता जाएगा, जिसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस है एक्स एक्सिस पे और रेट ऑफ डिफ्यूजन है वाई एक्सिस पे। नाउ जितनी कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम की यहां बढ़ाऊंगा डिफ्यूजन उतना ही तेजी से होगी। वो ग्राफ पर नजर भी आ रहा है, देखें जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बढ़ रही है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में। सो दिस लाइन इज शोइंग कि इफ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल ऑल्सो इंक्रीज। अब जरा समझो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भाई मसला ये है कि एक प्रोटीन इन्वॉल्व है जिसका नाम है कैरियर प्रोटीन। सो फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है और ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, और ये फिर सेल मेम्ब्रेन है, और कोई भी चीज़ यहाँ पहले अटैच होगी और अटैच होने के बाद फिर वो यहाँ डिटैच होके सेल के अंदर आएगी। अब अगर मेरे पास से फॉर एग्जांपल दो कैरियर या तीन कैरियर प्रोटीन्स मौजूद हैं और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं पांच, दो, तीन, चार और पांच मॉलिक्यूल्स। अब इन पांच मॉलिक्यूल में से पहला मॉलिक्यूल इस पे अटैच हो जाएगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल इस पे अटैच हो जाएगा और तीसरा मॉलिक्यूल इस पे अटैच हो जाएगा। अब जब तीनों मॉलिक्यूल्स इस पर अटैच हैं, अब अगर मैं यहाँ मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन 10 भी कर दूं तो नए प्रोटीन तो है नहीं, तो वो जो 7 मॉलिक्यूल हैं वो पड़े रहेंगे और वेट करेंगे कि जब ये वाले मॉलिक्यूल अंदर चले जाएं तो फिर ये प्रोटीन फारिग हो जाएगी, और जब ये फारिग हो जाएगी तो फिर मज़ीद मॉलिक्यूल यहाँ अटैच होंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये डिपेंड करती है कि कितने प्रोटीन के स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, कितने कैरियर प्रोटीन्स मौजूद हैं। अगर कैरियर प्रोटीन सारे के सारे सेचुरेट हो गए, अब आप जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन उस आयन की बढ़ा लें, डिफ्यूजन बढ़ेगी नहीं। यानी स्टार्ट में तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी आयन इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पर सारी की सारी कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो बिजी हैं। अब कोई कैरियर प्रोटीन अवेलेबल नहीं है नए आयन को अटैच करने के लिए। अब होगा ये कि इस पॉइंट के बाद आप भैया जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, डिफ्यूजन नहीं बढ़ने लगी। तो वो पॉइंट जिसके बाद डिफ्यूजन नहीं बढ़ती फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, उसे हम नाम देते हैं वी मैक्स। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, खासतौर पे जब हम रीनल थ्रेशोल्ड पढ़ रहे होंगे कि किस तरह ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वी मैक्स का कॉन्सेप्ट आएगा। सिंपल जबान में अगर मेरे पास, दोबारा एक बार तेजी से समझा रहा हूं, अगर मेरे पास 3 कैरियर प्रोटीन्स मौजूद हैं और मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन मौजूद हैं, तो वो तीनों इस पर अटैच हो जाएंगे इस तरह से। लेकिन अब ये तीनों प्रोटीन चूंकि बिजी हो गए, अब अगर मैं मॉलिक्यूल्स 10 भी कर दूं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे तीनों कैरियर प्रोटीन्स बिजी हैं, ठीक है। सो एक वक्त के बाद देयर इज अ प्लेट्यू, और वो टाइम जब सारे कैरियर प्रोटीन सैचुरेट हो जाते हैं, उस टाइम को नाम दिया जाता है वी मैक्स। ओके, तो ये पूरे पैराग्राफ में यहाँ पर यही बात हो रही है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एंड आई होप दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। ये डायग्रामेटिकली शो किया है कि हाउ डज ट्रांसपोर्ट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वर्क्स। कि देखें, एक यहाँ पे प्रोटीन है, उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है इस मॉलिक्यूल को। जैसे ही ये मॉलिक्यूल अंदर आता है वो एक पॉइंट पर अटैच होता है, जैसे ही वो अटैच होता है कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है और वो मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो चूंकि एक प्रोटीन ये पूरे का पूरा पोर नहीं है जिसमें से ऐसे ही गुजर गया बगैर किसी इंट्रैक्शन के, ये बाकायदा यहाँ आया, इसने यहाँ इंट्रैक्ट किया, उस इंट्रैक्शन से हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से ये ओपन होता है और फिर वो मॉलिक्यूल अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि ये हो रहा है वाया कैरियर प्रोटीन, ठीक है। सो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि भाई हम बात कर क्या रहे हैं। देखो, ये बात समझने की जरूरत है कि बात हो क्या रही है। बात हो रही है कि ट्रांसपोर्ट के कितने तरीके हैं। ट्रांसपोर्ट के 2 तरीके हैं। ट्रांसपोर्ट का पहला तरीका है डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट का दूसरा तरीका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन फिर 2 तरह का है, सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा डिफ्यूजन कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन होगा या तो डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन या थ्रू द चैनल प्रोटीन, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा थ्रू द कैरियर प्रोटीन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर अप टिल नाउ। तो अब तक हमने बात की कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। हमने सिंपल डिफ्यूजन की बात की, हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की। अब एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है वो ये कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे डिफ्यूजन का प्रोसेस या फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नेट डिफ्यूजन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। अब अगर ये सेल है और इस सेल के बाहर कोई चीज़, से फॉर एग्जांपल आई हैव 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम और अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम है, एक सेल ये है। दूसरा सेल हमारे पास ये है जिसमें मेरे पास बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम है। तो आप मुझे बताओ ऑब्वियसली रेट ऑफ डिफ्यूजन कहाँ ज़्यादा होगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा उतनी स्पीड होगी डिफ्यूजन के प्रोसेस की। और ये इक्वेशन यहाँ पे इसी बात को बता रही है कि नेट डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड, ठीक है। तो सेल के बाहर और सेल के अंदर
कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा डिफ्यूजन का रेट उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि डिफ्यूजन इसी तरह काम करती है बॉस। ठीक है, अगली चीज़ जो तो पहली चीज़ क्या हो गई, फर्स्ट थिंग विच अफेक्ट्स डिफ्यूजन इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है भाई जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करती है, दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। उसको यहाँ इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है इस फिगर में, ज़रा देखिए। Now, look at this figure. We are looking at particularly scenario B. यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन में ये एक चैनल प्रोटीन है, सेल के इस तरफ और सेल के उस तरफ, अंदर और बाहर दोनों तरफ ये नेगेटिव आयंस हैं, दीज आर नेगेटिव आयंस, ओके। और अगर आप काउंट करेंगे तो इन नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऑन द राइट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल नेगेटिव आयंस मौजूद हैं। तो अगर हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कोई है ही नहीं। अब जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कोई है ही नहीं तो डिफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक फैक्टर है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। अब अगर मैं किसी तरह सेल के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दूं और सेल के राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दूं, तो जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ द सेल यानी ये वाला साइड, दिस इज द राइट साइड ऑफ द सेल, तो चूंकि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया है, ये नेगेटिव आयंस मूव करना शुरू कर देंगे, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। और चूंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया है तो ये इसको रिपेल करेगा फर्दर इन दिस डायरेक्शन। तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, ओवरऑल इफेक्ट ये होगा मेरे इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को लगाने का कि नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगे फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड ये मूवमेंट हो जाएगी। और अब आप देखें यहाँ पे नेगेटिव जो आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अब जब ये नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगी तो एक वक्त अब आएगा कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि इस साइड पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई या कम? ज्यादा हो गई। इस साइड पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। तो अब डिफ्यूजन के रूल्स क्या कहते हैं कि मूवमेंट इस डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगी। सो होता बेसिकली ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इंड्यूस कर दें तो उसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस हैं वो चेंज हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद ये सब चीज़ें इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, यानी वो फोर्सेस जो इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से आयंस को यहाँ मूव कर रही थी वो बराबर हो जाएंगी उन फोर्सेस के जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से आयन को यहाँ मूव करते हैं, उसे हम नाम देते हैं नर्स पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ते हैं जरा। इफ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द मेम्ब्रेन as shown there, the electrical charges of the ion causes them to move through the membrane even though there is no concentration difference। मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे कि यहाँ पे नेगेटिव आयन और यहाँ पे नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बराबर थी। अब चूंकि ये कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बराबर थी तो डिफ्यूजन के उसूलों के मुताबिक तो यहाँ पे मूवमेंट होनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि नेगेटिव आयन दिया था तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो गई। यहाँ पॉजिटिव आयन था तो वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो मूवमेंट हुई बिकॉज ऑफ द आयंस। लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल ऑल बी बैलेंस्ड और उस बैलेंसिंग ये बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि वो जो बैलेंस कॉन्सेंट्रेशन है वो किस चीज़ का बैलेंस है, वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और डिफ्यूजन फोर्सेस का बैलेंस है। और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हेन actually will you get this balance is called the Nernst equation, और वो Nernst equation है electromotive force in millivolts plus minus 61 logarithm of C1 and C2, where C1 is the concentration of the substance on one side of the membrane and C2 is the concentration of the substance on the other side of the membrane। बताने का मकसद ये है कि अगर मैं दोबारा ये आपको सिनेरियो बताऊं कि जनाब ये सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पे भी दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दोनों तरफ पॉजिटिव चार्जेस बराबर हैं सेल के मेम्ब्रेन के इस तरफ और मेम्ब्रेन के उस तरफ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे मेम्ब्रेन के पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दूंगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ मूव करवाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी इनको यहाँ पे रिपेल करवाएगा। तो नेट मूवमेंट होगी फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अदर डायरेक्शन, और वो नेट मूवमेंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से नहीं हुई है, वो नेट मूवमेंट हुई है इस इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं कि डिफ्यूजन पर कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। डिफ्यूजन असरअंदाज होता है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस से, और फिर डिफ्यूजन असरअंदाज होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से। आइए आगे चलते हैं। तीसरी एक चीज़ और है जो डिफ्यूजन पर असरअंदाज होती है और वो थर्ड फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर का मतलब ये है, इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने प्रेशर को एक्सप्लेन किया है राइट हियर।
सपोज नाउ दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये चैनल प्रोटीन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सपोज मेम्ब्रेन के इधर और मेम्ब्रेन के इधर दोनों तरफ ये जो भी आइन है नेगेटिव या पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन से फॉर एग्जांपल बराबर है। अब अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर है लेकिन मैं एक तरफ से प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर देता हूं, इस प्रेशर की वजह से यहां से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैं यहां से पीछे से प्रेशर लगा रहा हूं। तो चूंकि ये प्रेशर लग रहा है इसीलिए ये आइंस मूव कर रहे हैं। ये आइंस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से मूव नहीं कर रहा है, ये प्रेशर की वजह से मूव कर रहे हैं। तो तीन फोर्सेस हैं जो डिफ्यूजन को कंट्रोल करती हैं, और वो तीन फोर्सेस क्या हैं? पहली फोर्स है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ज्यादा है और दूसरी तरफ कम है तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। दूसरी फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिकल डिफरेंस। और तीसरी फोर्स क्या है? प्रेशर डिफरेंस। तो ये तीनों चीजें डिफ्यूजन का प्रोसेस करवा सकती हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि इन सब की अपनी इंपॉर्टेंस है। आगे जब हम मजीद डिटेल में पढ़ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल कैपिलरीज हैं यार, देखो ये आर्टरी आ रही है, ये आर्टरी बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, इन ब्रांचेस को हम नाम देते हैं कैपिलरीज, और फिर ये बन जाते हैं वेन्स। इन कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उस प्रेशर की वजह से चीजें डिफ्यूज करती हैं। तो यहाँ पे प्रेशर इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं हो गया? इस प्रेशर की वजह से डिफ्यूजन हो रही है। सो याद रखना है आपने कि तीन चीजें डिफ्यूजन करवाती हैं। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज। पहली चीज क्या है बॉस जो डिफ्यूजन करवाती है? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। दूसरी चीज क्या है जो डिफ्यूजन करवाती है? इलेक्ट्रिकल डिफरेंस। और तीसरी चीज क्या है जो डिफ्यूजन करवाती है? प्रेशर डिफरेंस। अच्छा, अब ये चूंकि हम मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट स्टडी कर रहे हैं, सो वन ऑफ द वेरी फ्रिक्वेंटली जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सेल मेम्ब्रेन से चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है टू एंड फ्रो, अंदर बाहर की तरफ, वो है वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल एक एग्जांपल हमेशा दी जाती है कि अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें, सो रेड ब्लड सेल कितना छोटा सा स्ट्रक्चर होता है लेकिन उसके वॉल्यूम का 100 टाइम्स सेल से टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है पर सेकंड, एक सेकंड में। तो इतनी ज्यादा मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात आती है तो उसके लिए हम एक अलग टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि अच्छे तरीके से आपको ये ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स कब सेल के अंदर मूव करेंगे, कब वो सेल से बाहर मूव करेंगे। तो बेसिकली कोई फोर्सेस होती हैं, कोई इस तरह के प्रेशर्स होते हैं जो ऑस्मोसिस को कंट्रोल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो किस तरह से ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं। ऑस्मोसिस बेसिकली है क्या? ऑस्मोसिस इज बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर। मतलब सादा जबान में अगर हम बात करें सो इट इज सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स की सिंपल डिफ्यूजन है। यानी ये कोई इसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, कोई इसके अंदर स्पेशल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, इट्स डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन है। जिसका मतलब ये हुआ या तो ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से गुजर जाएगा या ये गुजरेगा चैनल प्रोटीन, पोर वाले प्रोटीन्स के जरिए, ठीक है। सो बेसिकली ऑस्मोसिस इज सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखो, ये मैं आपको ऑस्मोसिस का पूरा कॉन्सेप्ट इस डायग्राम पे समझाता हूँ। सो हियर वी हैव अ यू शेप्ड वेसल जिसके बीच में यहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे सेल्स की सेल मेम्ब्रेन है, विच इज परमिएबल ओनली टू वाटर बट नॉट टू द सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली परमिएबल नहीं होगा आइंस को, सोडियम, पोटेशियम, जो भी आइंस हैं जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं, ये मेम्ब्रेन्स हमारी उनको डायरेक्टली परमिएबल नहीं है, लेकिन पानी गुजर सकता है। सो चूंकि पानी गुजर सकता है, बाकी चीजें नहीं गुजर सकती, और इसको सेमी परमिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन की तरह की चीज है, और ये कंपार्टमेंट समझ लो सेल मेम्ब्रेन के बाहर का कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट सेल मेम्ब्रेन के अंदर का कंपार्टमेंट है, या वाइस वर्सा। आप ये समझ लो बाहर का कंपार्टमेंट है, ये अंदर का, डजंट मैटर। लेकिन पॉइंट ये है कि सेल मेम्ब्रेन की एक तरफ सिर्फ वाटर है और सेल मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ वाटर भी है, और साथ में ये जो आपको रेडिश ब्राउनिश स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये है सॉल्यूट्स। सो दीज आर सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स क्या हो सकते हैं? सॉल्यूट्स देखो भाई बहुत सारी चीजें हो सकती हैं सॉल्यूट्स में। सॉल्यूट कैन बी सोडियम, सॉल्यूट कैन बी ग्लूकोज, सॉल्यूट कैन बी पोटेशियम, सॉल्यूट कैन बी क्लोराइड। ये सारी चीजें सॉल्यूट हो सकती हैं। सपोज यहाँ पे ये जो सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, यहाँ इस साइड पे वो सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं है। अब आपसे कुछ सवाल करता हूं, मुझे वो बताइए। ऑन दिस साइड, चलो इसको हम लेबल कर देते हैं, चैम्बर बी है ये साइड और ये साइड है चैम्बर ए। मुझे बताएं चैम्बर बी में वाटर कॉन्सेंट्रेशन, गौर से सुनिएगा इस बात को, चैम्बर बी में वाटर कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर ए के मुकाबले में ज्यादा है या कम? ऑब्वियसली वाटर कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर बी में ज्यादा है, सो देयर इज हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूट है ही नहीं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि चैम्बर ए में
वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, चैम्बर ए में वाटर कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर बी के मुकाबले में कम है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट्स हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूं कि सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर बी में ज्यादा है या कम, सो ऑब्वियसली वो कम है क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर ए में, तो वो ज्यादा है। अब होता बेसिकली ये है कि हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, और मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस क्या है, इट इज डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर। अच्छा, डिफ्यूजन का मतलब ये है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी पानी मूव करेगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ थी, चैम्बर बी में या ए में, पानी की चैम्बर बी में, तो वाटर विल मूव फ्रॉम चैम्बर बी टू चैम्बर ए बेसिकली, ठीक है। ये होगी वाटर की मूवमेंट, क्योंकि वाटर फॉलो कर रहा है डिफ्यूजन के प्रिंसिपल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये है, गौर से सुने। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बात आपको इस तरह से याद रखनी है, या दूसरे अल्फाज में इसको ये भी कह सकते हैं कि वाटर ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। देखो यहाँ पे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, इसीलिए इस तरफ पानी यहाँ मूव कर रहा है। तो जहां सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, पानी वहीं मूव करेगा। या सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लो, तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जहां ज्यादा होगी वहां पानी मूव करेगा। या अगर आप वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हो, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जहां कम होगी, पानी वहां मूव करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में आ गया तो इजीली ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगेन सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के इधर मैं आपसे कह रहा हूं कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, और इस तरफ मैं आपसे कह रहा हूं कि देयर इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो पानी कहाँ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में ऑलवेज। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी वाटर मूवमेंट आपकी बॉडी में हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो या कहीं भी रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो वहां ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ऑस्मोसिस में पानी हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। या अगर सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो पानी हमेशा मूव करता है टुवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस का। अब ऑस्मोसिस के इस कॉन्सेप्ट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। बॉस, इसको सही से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल टर्म्स में तो इट इज़ द प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, इट्स कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन चूंकि इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको आसान जबान में समझाता हूँ। देखो, जितना ज़्यादा इस तरफ सॉल्यूट होगा, उतनी तेज़ी से ऑस्मोसिस होगा। यानी जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, ऑस्मोसिस उतना फास्ट होगा, और उस ऑस्मोसिस के प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेसिकली जिस प्रेशर से ऑस्मोसिस हो रही है, उसी प्रेशर से ऑस्मोसिस रुकने के लिए फोर्सेस होंगी। न्यूटन थर्ड लॉ है ये, कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन आसान जबान में ये यूं है कि देखो, ये जो वेसल आपके सामने है, इसमें इस वक्त सपोज मैं आपसे कहता हूं कि देयर आर 100 सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगर मैं ये सॉल्यूट पार्टिकल्स 1000 कर दूं, तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे सॉल्यूट बहुत बढ़ा दिए, तो वाटर मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। सो जितने ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। सो बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो तो ये है कि इट इज द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को यूं समझिए कि वो प्रेशर जिस तेजी से ऑस्मोसिस होता है, एक्चुअली उस प्रेशर को हम नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और जितना ज्यादा यानी अगर एक वेसल मैं आपके सामने ये बना दूं, इस तरह की वेसल, और बीच में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहां सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मैंने बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले हुए, से फॉर एग्जांपल 100 सॉल्यूट पार्टिकल्स, और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं एक ऐसी वेसल से जिसमें मैंने डाले हुए हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, 1000 सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो यहां भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। यहां भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मुझे बताइए किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, जिसमें 100 सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या जिसमें 1000? दिस वन ऑब्वियसली। सो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। सो ऑस्मोटिक प्रेशर में ये कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपने याद रखना है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर ऑफ ऑस्मोटिक पार्टिकल्स। देखो बेटा, ये बार बार मैं आपको बात बता रहा हूं कि नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस डायग्राम में आपको बात बताई ना कि अगर 100 ऑस्मोटिक सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा कंपेयर टू
1000 ऑस्मोटिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और इन ऑस्मोटिक पार्टिकल्स के जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें नंबर जरूरी है, वेट जरूरी नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर के हमेशा इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, सपोज मेरे पास एक वेसल ये है जिसमें मेरे पास यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसको मैं कंपेयर करूंगा इस वेसल से जिसमें मेरे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ है। यहाँ मैंने एक साइड पे सॉल्यूट्स रखे हुए हैं, और ये जो सॉल्यूट्स हैं ये छोटे 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 सपोज 4 सॉल्यूट्स हैं, और यहाँ मैंने बड़े 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 4 सॉल्यूट्स रखे हुए हैं, तो बिगर सॉल्यूट्स। ठीक है, उनका साइज बड़ा है लेकिन नंबर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर is governed by the number of things, not by the size of things. Okay, अगर मैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे नंबर बढ़ा दूंगा तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट है ऑस्मोल का और ऑस्मोलैलिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये आपको पता होनी चाहिए। टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अ यूनिट कॉल्ड ऑस्मोल इज यूज्ड। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक बीकर में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, देयर इज वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगा कि देयर इज वन ऑस्मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी एक पार्टिकल को हम नाम देते हैं एक ऑस्मोल। ठीक है, सो अच्छा, इसी तरह अगर मेरे पास एक बीकर मौजूद है और इसमें ग्लूकोज नहीं बल्कि सोडियम क्लोराइड मौजूद है फॉर एग्जांपल। अच्छा, सोडियम क्लोराइड सबको पता है कि जब कभी सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो ये ब्रेकअप हो जाता है सोडियम में विच इज अ पॉजिटिव चार्ज आयन और क्लोराइड में विच इज अ नेगेटिव चार्ज आयन। तो अब ये वन पार्टिकल नहीं है, बेसिकली ये कितने पार्टिकल्स बन गए? ये 2 पार्टिकल्स बन गए। चूंकि ये 2 पार्टिकल्स बन गए, सो दीज आर 2 ऑस्मोल्स। सो ऑस्मोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके। ऑस्मोल गोज विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ग्लूकोज चूंकि ब्रेकअप नहीं हो सकता तो ये 1 ऑस्मोल होगा, लेकिन सोडियम क्लोराइड चूंकि ब्रेक हो सकता है 2 पार्टिकल्स में, तो ये 2 ऑस्मोल्स है। इसी तरह अगर एक बीकर मेरे पास यहाँ मौजूद है जिसमें मैंने डाला हुआ है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब कैल्शियम क्लोराइड जो है ये एक कैल्शियम में डिवाइड हो जाएगा और 2 क्लोराइड आइंस में डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये बेसिकली 3 ऑस्मोल्स बन गया। सो ऑस्मोल का कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई नॉन ब्रेकेबल चीज है तो वो 1 ऑस्मोल बनेगी, अगर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है तो 2 ऑस्मोल्स बनेंगे, 3 में डिवाइड हो सकती है तो 3 ऑस्मोल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर ऑस्मोल्स। अब ऑस्मोल्स डिसॉल्व्ड इन, लेट मी रब दिस, वरना ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, टेक्स्ट ही नजर नहीं आएगा कि लिखा हुआ क्या है। मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको रब कर दूं ताकि ये मामला पढ़ने जैसा हो जाए। ठीक है, राइट, लेट मी रब दिस। ओके, अब thus a solution has 1 osmol of solute dissolved in each kilogram of water is said to have osmolality. So osmolality is basically 1 osmol per kilogram. ठीक है, 1 osmol per kilogram। और हमारी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी osmolality यूजुअली होती है 300 मिलियन osmoles per kilogram of water। अब एक टर्म ऑस्मोलैरिटी भी, ये सारी ऑस्मोलैलिटी थी जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे थे कितने ऑस्मोल्स हैं पर किलोग्राम ऑफ वाटर में। अगर हम किलोग्राम के बजाय ऑस्मोल्स कैलकुलेट करें पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में तो वो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑस्मोलैरिटी, लेकिन क्लिनिकली इसमें फर्क नहीं है। क्लिनिकली आप ऑस्मोलैलिटी बोलो या ऑस्मोलैरिटी बोलो, माइनर डिफरेंस होता है, क्लिनिकली ऑफ नो इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो हम ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं, ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोलैलिटी doesn't really matter। ठीक है, अब रिलेशनशिप ऑफ ऑस्मोलैलिटी टू ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल जबान में ही समझा दूं, पैराग्राफ फिर पढ़ लीजिएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है। आसान सी बात, सादा बात यह है कि अगर मेरे पास ये वेसल मौजूद है, यू शेप्ड वेसल, और इसमें मेरे पास यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद है, यहाँ मेरे पास सॉल्यूट्स हैं, तो सॉल्यूट्स हैं अगर से फॉर एग्जांपल 10 ऑस्मोल्स सॉल्यूट मौजूद है, और एक मेरे पास वेसल ऐसी मौजूद है जिसमें अगेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे भी सॉल्यूट्स हैं, बट यहाँ मेरे पास मौजूद है 100 ऑस्मोल्स। 100 ऑस्मोल्स मतलब 100 पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के। तो जितने ज्यादा ऑस्मोल होंगे उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उस तेजी से ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, सो रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली ये है, द हायर द नंबर ऑफ ऑस्मोल्स द हायर
द ऑस्मोटिक प्रेशर। एक और तरीके से आपको समझाता हूँ। अगेन मेरे पास एक ये यू शेप्ड वेसल मौजूद है जिसमें ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो चूंकि 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ऑस्मोलैलिटी क्या होगी? 10 ऑस्मोल्स। मैंने आपको बताया था कि 1 ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 ऑस्मोल, तो 10 ग्लूकोज इज इक्वल टू 10 ऑस्मोल। एक और मेरे पास कंटेनर मौजूद है, इस कंटेनर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसमें मेरे पास मौजूद है 10 सोडियम क्लोराइड। अच्छा, 10 सोडियम क्लोराइड का मतलब ऑस्मोल कितने होंगे? आपको देखने में लग रहा है 10 ग्लूकोज है तो ये बराबर है 10 सोडियम क्लोराइड के। नहीं, मैंने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड जो है ये एक सोडियम क्लोराइड से 2 ऑस्मोल निकलते हैं, सोडियम और क्लोराइड। तो यहाँ पर बेसिकली 20 ऑस्मोल्स हैं। तो ऑस्मोल के हिसाब से ये वाला जो कंटेनर है उसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, इसकी ऑस्मोलैरिटी कम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? सोडियम क्लोराइड वाले कंटेनर में या ग्लूकोज वाले कंटेनर में? सोडियम क्लोराइड वाले कंटेनर में, क्योंकि यहाँ ऑस्मोल्स हैं 20। जितने ज्यादा ऑस्मोल्स होंगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अच्छा, जब से ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है मैं बार बार बता रहा हूं कि जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो दो तरह के हैं भाई। पहला था डिफ्यूजन, जो बार बार मैं अभी तक हम उसकी डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा मैकेनिज्म था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इन दोनों में अगर मेजर डिफरेंस मैं आपसे पूछूं तो वो ये था कि डिफ्यूजन में एनर्जी यूज नहीं होती जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है। और दूसरा मेजर डिफरेंस ये था कि जो डिफ्यूजन है वो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका अपोजिट है। देखो बॉस, अब ये बात समझना जरूरी है कि देयर आर सिचुएशंस इन द बॉडी, क्या ये आपका सेल है से फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इस सेल के अंदर मैंने आपको बार बार बताया कि बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है। अगर हम नॉर्मल डिफ्यूजन के प्रिंसिपल्स को फॉलो होने दें अपनी बॉडी में, मतलब हर वक्त डिफ्यूजन ही का प्रोसेस हो रहा हो, तो क्या हो रहा होगा कि सोडियम बाहर से अंदर मूव कर रहा होगा। एक वक्त आएगा कि जब सेल के अंदर सोडियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जमा हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऑस्मोसिस की सारा सर खपाया है और मैंने आपको उस वक्त समझाई बात कि जितना ज्यादा सोडियम यानी सॉल्यूट अंदर होगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, यानी उतनी ज्यादा ऑस्मोसिस होगी तो पानी अंदर आता रहेगा। सोडियम आएगा, पानी आएगा, सोडियम आएगा, पानी आएगा ऑस्मोसिस के जरिए। तो एक वक्त ये नहीं आएगा कि ये पूरा आपका सेल बर्स्ट हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारा सेल बर्स्ट हो। हम ये नहीं चाहते कि हर वक्त डिफ्यूजन होती रहे और सोडियम अंदर आता रहे। तो बॉडी में कुछ मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि सेल में ये कैपेबिलिटी हो कि सेल को पता है कि भाई बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन को रोकना है। जिसका मतलब ये हुआ कि सोडियम को सेल के अंदर से निकाल के बाहर फेंकना है। नाउ दैट मीन्स कि आप सोडियम को मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर, ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। इस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बिल्कुल ऐसे है यार कि जब सीढ़ियां उतर रहे हैं ना, तो सीढ़ियां जब उतर रहे हैं तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी है, कोई एनर्जी नहीं लग रही है आपकी, बड़े मजे से उतर गए। लेकिन जब सीढ़ियां ऊपर चढ़नी है आपको तो आपका जोर लगता है, आपकी एनर्जी लगती है, एक्टिवली आपके मसल्स यूज होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर चढ़ते हुए एनर्जी चाहिए, नीचे चढ़ते हुए एनर्जी नहीं चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो अपहिल मूवमेंट। दिस इज द मूवमेंट ऑफ आयन। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हमेशा आपने याद रखनी है कि whenever a cell membrane moves molecules or ions uphill against the concentration gradient, then this is called active transport. ठीक है, so active transport में हमेशा diffusion में क्या होता है, from higher concentration to lower concentration, लेकिन active transport में from lower concentration to higher concentration, और ये जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, और इस प्रोसेस में आपकी एनर्जी लगती है। तो ये है active transport। अब जो active transport का प्रोसेस है, this active transport is basically divided into two types। एक को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा कहलाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इन दोनों में डिफरेंसेस आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। देखें जी, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सबसे पहले समझ लेते हैं, उसको अच्छे से बात को दिमाग में बिठा लेते हैं। अगर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया तब समझ में आएगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बेस्ट एग्जांपल समझते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। आपके सेल्स में जगह जगह ये पंप लगा हुआ है जिसको कहते हैं, बार बार फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, मेडिसिन में पढ़ेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप। जी, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है आपकी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर, और इसका काम बेसिकली क्या है? दिस फॉर एग्जांपल इज अ सोडियम पोटेशियम पंप।
इसका काम ये है कि ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज लिपिड बाइलेयर, ये पूरा प्रोटीन है और इस प्रोटीन ही का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप. दिस इज आउटसाइड ऑफ द सेल, दिस इज इनसाइड ऑफ द सेल. आउटसाइड ऑफ द सेल में देयर इज इंक्रीज्ड सोडियम कॉन्सेंट्रेशन. ऑब्वियसली होता ये है कि इस प्रोटीन में सेल के अंदर की तरफ 3 सोडियम के आयंस अटैच होने की कैपेसिटी होती है. सो 3 सोडियम्स अटैच है और सेल के बाहर से एक्सटर्नल सरफेस पे 2 पोटेशियम कैन अटैच. और जैसे ही अटैचमेंट होती है, इस प्रोटीन का एक पार्ट होता है जो कि एटीपीएज एक्टिविटी. एटीपीएज एक्टिविटी का मतलब ये है कि जैसे ही अटैचमेंट हो जाएगी, 3 सोडियम अंदर से 2 पोटेशियम बाहर से, तो एटीपी ब्रेक हो जाएगा एडीपी में और फॉस्फेट, हाई एनर्जी ये फॉस्फेट निकलेगा. इस फॉस्फेट से एनर्जी प्रोवाइड होगी और एज अ रिजल्ट ये सोडियम निकल जाएगा बाहर और ये पोटेशियम आ जाएगा सेल के अंदर. So, ये मूवमेंट है सोडियम पोटेशियम पंप की. सोडियम पोटेशियम पंप अंदर से 3 सोडियम को उठा के बाहर फेंकता है और बाहर से 2 पोटेशियम को उठा के अंदर लेके आता है. ठीक है, तो दैट इज द सोडियम पोटेशियम पंप. जरा पढ़ते हैं इसको. Now, among the substances that are transported by the primary active transport are sodium, potassium, calcium, hydrogen. के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बट इस वक्त हमारा पर्पस है सोडियम पोटेशियम पंप को समझना. सोडियम पोटेशियम पंप is a transporter that pumps sodium ions outward through the cell membrane and at the same time pumps potassium ions from outside to inside. 3 सोडियम बाहर भेज देगा, 2 पोटेशियम अंदर ले आएगा. ठीक है, और साथ में डायरेक्टली इस प्रोटीन में एटीपीएज एक्टिविटी है, डायरेक्टली एटीपी डिसॉल्व हो जाएगा. चूंकि एटीपी डायरेक्टली यूज हो रहा है और एटीपीएज एक्टिविटी डायरेक्ट हो रही है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप की देयर आर 3 बाइंडिंग साइट्स फॉर सोडियम ऑन द इनसाइड ऑफ द सेल. There are 2 binding sites for potassium on the outside of the cell and there is an ATPase activity. ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप की बात समझ में आ गई. क्यों कहते हैं इसको सोडियम पोटेशियम पंप? क्योंकि जाहिर है ये सोडियम को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो सोडियम पोटेशियम. और इसको प्राइमरी एक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपीज एक्टिविटी डायरेक्टली इस प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है, अच्छा, अब कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि ये एनर्जी यूज कर रहा है, सोडियम को बाहर भेज रहा है, पोटेशियम को अंदर ले. ये चीजें रिवर्स भी हो सकती हैं. देयर कैन बी सिनेरियोज इन द बॉडी कि जब ये उल्टा हो जाए, यानी सोडियम अंदर आना शुरू हो जाए विद देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. आपको पता है कि सोडियम बाहर ज्यादा होता है, तो अगर सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम जो है बाहर जाएगा, यानी इसकी एक्टिविटी रिवर्स हो जाएगी. तो यहाँ एटीपी टूटने के बजाय एटीपी बन भी सकता है. ठीक है, तो एनर्जी बन भी सकती है. लेकिन यूजुअली सोडियम पोटेशियम पंप का काम है एनर्जी यूज करो, एटीपीएज एक्टिविटी करो, 3 सोडियम बाहर भेजो, 2 पोटेशियम अंदर लो. ठीक है, दिस इज द जॉब ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. नाउ सोडियम पोटेशियम पंप इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग सेल वॉल्यूम. देखो, मैं बार बार बता रहा हूं क्यों. ये सेल है, सपोज सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है तो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, सेल के अंदर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम होगी. अगर डिफ्यूजन को होने दें तो बहुत सारा सोडियम अंदर आ जाएगा और जब बहुत सारा सोडियम अंदर भर जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी अंदर आ जाएगा और जब पानी अंदर आ जाएगा तो सेल बर्स्ट कर सकता है. अब ये सब कैसे रोकें? सोडियम अंदर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा. थैंक गॉड वी हैव सोडियम पोटेशियम पंप. जैसे ही सोडियम अंदर आएगा, सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को उठा के बाहर फेंक देगा और जैसे ही सोडियम बाहर चला जाएगा तो ये पूरा ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा. इसीलिए सोडियम पोटेशियम पंप इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग द सेल वॉल्यूम. यहाँ यही सारी बात लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, द सोडियम पोटेशियम पंप इज ऑल्सो इलेक्ट्रोजेनिक. इलेक्ट्रोजेनिक का मतलब क्या है? देखो, ये सेल है बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पे ये लगा हुआ है सपोज सोडियम पोटेशियम पंप. ये सोडियम पोटेशियम पंप कितने सोडियम बाहर निकाल रहा है बॉस? 3 सोडियम. और बदले में कितने पोटेशियम अंदर आ रहे हैं? 2 पोटेशियम. तो 3 पॉजिटिव चार्जेस बाहर जा रहे हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ रहे हैं. तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारा जो सेल है उसमें हर वक्त 1 पॉजिटिव चार्ज की कमी हो रही है. यानी 3 पॉजिटिव चले गए और 2 पॉजिटिव आए तो 1 पॉजिटिव तो लूज किया ना हमने, तो ये एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्रिएट करता है. इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोजेनिक पंप. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जब हम बात करेंगे नर्व्स और मसल्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ट्रांसमिशन, तब ये बात दोबारा रिपीट करूंगा कि भाई याद है मैंने आपको बताया था कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है इट इज इलेक्ट्रोजेनिक. 3 सोडियम बाहर लेके जा रहा है और 2 पोटेशियम अंदर लेके आ रहा है, तो ओवरऑल पॉजिटिविटी बाहर बढ़ा रहा है और नेगेटिविटी सेल के अंदर इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम आ रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहे हैं. ठीक है, ओके. अच्छा, प्राइमरी एक्टिव, अब ये वर्ड समझ में आ गया. प्राइमरी एक्टिव, प्राइमरी एक्टिव का मतलब है कि जो भी प्रोटीन होगी उस प्रोटीन के साथ एटीपीएज एक्टिविटी होगी और एटीपी ब्रेकडाउन होगा.
प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस वक्त अभी हमने जो पढ़ा सोडियम पोटेशियम पंप में, वो किसका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था? बेसिकली सोडियम और पोटेशियम का। अब बात कर रहे हैं कि और किन किन आइंस का प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कैल्शियम का भी होता है, उसे हम कहते हैं कैल्शियम पंप, और ये बहुत जरूरी है। और कैल्शियम पंप का भी सिलसिला यही होगा बॉस, कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा होती है, सेल के अंदर या सेल के बाहर? ऑब्वियसली सेल के बाहर, क्योंकि सेल के अंदर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रखी जाती है। तो अगर ये सेल है तो यहाँ पे एक कैल्शियम पंप होगा, और वो कैल्शियम पंप लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ कैल्शियम को निकाल देगा। तो चूंकि ये फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम को निकाल रहा है और साथ में एटीपी यूज कर रहा है, तो ये कहलाएगी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम। और किस चीज की प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है जनाब? हाइड्रोजन आयन की। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके स्टमक में HCl रिलीज होता है ना, पैराइटल सेल्स बॉस। HCl जो रिलीज हो रहा है उसमें सपोज यहाँ पे एक सेल है, उस सेल से हाइड्रोजन निकाला जाता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये जो हाइड्रोजन निकाला जाता है अगेन किस मैकेनिज्म के जरिए? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन। एनर्जी यूज होती है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, राइट? ओके, इसी तरह किडनी में इंटरकैलेटेड सेल्स भी यही काम करते हैं, हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट। एनर्जेटिक्स ये इतना इंपॉर्टेंट हाई इल टॉपिक नहीं है। अब बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। मैंने आपको बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें एनर्जी यूज होती है। अगर एनर्जी डायरेक्टली यूज हो रही है प्रोटीन की एटीपीएज एक्टिविटी की वजह से, तो उसे हम नाम देते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अब जरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। सपोज ये एक सेल है, इस सेल में यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है? अच्छा, इस सोडियम पोटेशियम पंप का काम है कितने सोडियम बाहर निकालना? 3 सोडियम इसने बाहर निकालने हैं। और कितने पोटेशियम अंदर लाना? 2 पोटेशियम इसने अंदर लाने हैं। अब जब ये सोडियम बाहर निकालेगा तो यहाँ बाहर बहुत सारा सोडियम जमा हो जाएगा ना बॉस। बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर बहुत सारा सोडियम जमा हो जाएगा। अच्छा, अब ये सोडियम जो है बेताब होगा वापस अंदर आने के लिए। वो कहेगा यार किसी तरह दोबारा सेल के अंदर जाऊं, मेरी कॉन्सेंट्रेशन बाहर इतनी ज्यादा हो गई, डिफ्यूजन के जरिए वापस चलते हैं अंदर। अब जब ये डिफ्यूजन के जरिए वापस आएगा तो यहाँ सपोज एक और प्रोटीन है, एक और चैनल है जिसके जरिए इस सोडियम को वापस आना है। तो ये सोडियम यहाँ लग जाता है और ये वापस आने लगता है, तो साथ में कोई और चीज भी लग जाती है। वो कहती है यार मुझे भी ले चलो भाई, खुद तो अंदर जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के साथ ग्लूकोज लग सकता है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम के साथ अमाइनो एसिड्स लग सकते हैं। सोडियम के साथ जब ये चीजें कोई और अटैच हो जाएं, अब सोडियम अंदर आ रहा है अपनी एनर्जी की वजह से, इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि बाहर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है, इस ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वो ठप करके अंदर आएगा। लेकिन मजे लग गए अमाइनो एसिड के भी, मजे लग गए ग्लूकोज के भी। सोडियम की एनर्जी यूज हो रही है, सोडियम का ग्रेडियंट है, लेकिन साथ में अमाइनो एसिड भी अंदर आ जाएगा। इसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी एनर्जी तो बॉस यूज हो रही है किसी ना किसी फॉर्म में। यहाँ पे सोडियम की ग्रेडियंट की एनर्जी यूज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है, लेकिन कोई और चीज साथ लग के आ गई। अब चूंकि कोई और चीज साथ लग के आ गई तो इसे कहते हैं को ट्रांसपोर्ट, यानी दोनों एक साथ आ गए ना। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बेसिक फंडा ये है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या था? देखो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और वो किसी चीज को निकालेगी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, फॉर एग्जाम्पल सोडियम को, लेकिन साथ ही एटीपी को ब्रेक करेगी। लेकिन देखो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई एटीपी ब्रेक हुआ ही नहीं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो सिर्फ ये हुआ कि चूंकि बाहर बहुत सारा सोडियम है, तो अब यहाँ पे एक और प्रोटीन है, इसके एक तरफ लग जाएगा सोडियम, इसके दूसरे तरफ लग जाएगा अमाइनो एसिड, और सोडियम तो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा है, साथ में लग के अटैच होकर आ गया अमाइनो एसिड भी या ग्लूकोज भी। तो इसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है? एक्टिव इसलिए क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टिल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है, अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, एनर्जी भी यूज कर रहा है, लेकिन सोडियम की काइनेटिक एनर्जी अपनी डायरेक्टली एटीपी यूज नहीं कर रहा है, ठीक है? सो दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अगर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूं हो रहा है, सपोज ये सेल है और ये सेल में एक प्रोटीन है जिसमें एक तरफ सोडियम अटैच हो गया और दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा कि ग्लूकोज या अमाइनो एसिड अटैच हो गया, और सोडियम अपनी काइनेटिक एनर्जी से अंदर आ रहा है और ये सोडियम की वजह से अंदर आ रहा है।
ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट यानी दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं ना, सोडियम और ग्लूकोज एक साथ मूव कर रहे हैं या सोडियम और अमाइनो एसिड एक साथ मूव कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि एक सेल है, उस सेल में यहाँ पर एक चैनल है, प्रोटीन है, सोडियम लग गया यहाँ पर, सोडियम को तो बाहर से अंदर आना है ना। अच्छा, बजाय इसके कि बाहर कोई और चीज इसके साथ अंदर आए, अंदर से कोई चीज लग के बाहर निकल जाती है, तो सोडियम आता है अंदर और ये चीज चली जाती है बाहर। इसको हम नाम देते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट। तो काउंटर ट्रांसपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, को ट्रांसपोर्ट सेम डायरेक्शन में होगा। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ये दो बेसिक टाइप्स होती हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन बी काउंटर ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन बी को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिकली लिफ्ट लेने वाली बात है कि यार भाई तुम अंदर जा रहे हो, मुझे भी ले जाओ यार, या तुम अंदर तो आए रहे हो, बदले में झटके से मुझे भी बाहर ले जाओ यार। किन किन चीजों का को ट्रांसपोर्ट होता है? को ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज कॉमन है, अमाइनो एसिड कॉमन है, सोडियम आयन के साथ। ये डायग्राम जरा देखते हैं। देखो, ये लिपिड बाइलेयर है, दिस इज द लिपिड बाइलेयर। ये वो प्रोटीन है जिससे सोडियम वापस अंदर आएगा सेल के, लेकिन सोडियम के साथ लग के कौन आ रहा है? ग्लूकोज। तो हो गया ना सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सारा गेम किया सोडियम ने, मजे लग गए, लिफ्ट ले ली ग्लूकोज ने। सो ये कहलाएगा को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दोनों एक साथ आ रहे हैं, सोडियम और ग्लूकोज। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि बाहर से सोडियम लग के अंदर आ रहा है और कैल्शियम उसी झटके से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है काउंटर ट्रांसपोर्ट। और ये काउंटर ट्रांसपोर्ट की दूसरी एग्जांपल यहां दी है, हाइड्रोजन। सोडियम अंदर आ रहा है, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है। सो बेसिकली जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसकी दो टाइप्स हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें सोडियम पोटेशियम पंप मैंने आपको बताया डायरेक्टली एटीपी यूज होगा, और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो ग्रेडियंट की वजह से होगा। यानी एक सेल था, सोडियम पोटेशियम पंप ने बाहर बहुत सारा सोडियम निकाला, अब बाहर जो बहुत सारा सोडियम जमा हो गया उसको वापस अंदर आना है, तो वो अपने साथ किसी को ला सकता है या उसके बदले कोई और बाहर जा सकता है। को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट, ये हमने सारी बात कर ली। टेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लास्ट यहाँ पे चीज ये बताइए कि अभी तक हम जितनी बात कर रहे थे वो बेसिकली एक सेल की बात कर रहे थे कि एक सेल है, उसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। आपकी बॉडी में जाहिर है बहुत सारी जगहों पे सेल्स नहीं होते, बल्कि द सेल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनके बीच में जंक्शंस होते हैं। जैसे ये जीआई ट्रैक्ट के सेल्स दिखाएं कि ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन से सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा है, तो वो सिंपली अंदर आ गया वाया डिफ्यूजन। सो सोडियम मूव्स बाय डिफ्यूजन, इसी तरह वाटर मूव्स बाय डिफ्यूजन। लेकिन फिर ये जो लेटरल सर्फेसिस हैं और बेसल सर्फेसिस हैं, सोडियम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन निकाला जाता है बाहर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जैसे ही सोडियम बाहर निकाला जाता है तो यहां जाहिर है बहुत सारा सोडियम जमा हो जाएगा। मैंने आपको पहले ये बात बताई है बार बार, जहां ज्यादा सोडियम जमा हुआ यानी ज्यादा सॉल्यूट जमा हुआ यानी ज्यादा ऑस्मोल जमा हुआ, वहां वाटर ऑस्मोसिस के जरिए बाहर आ जाएगा। तो सोडियम भी निकल गया, वाटर भी निकल गया। ये सारी मूवमेंट आपने ल्यूमेन से डिफ्यूजन के जरिए अंदर आए, सोडियम निकाला आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, वाटर बाहर आ गया ऑस्मोसिस के जरिए। जबरदस्त कहानी हो गई। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं। बेसिकली जो आपको बात याद रखनी है भाई, बार बार बता रहा हूं, दो तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं, डिफ्यूजन और दूसरा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन कैन बी सिंपल डिफ्यूजन, इट कैन बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन बी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट कैन बी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।